रिकॉर्डिंग मैसेज गया क्या? अरे सर होएगा। ओके ओके। अच्छा देख, तो बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ मॉर्निंग में क्लास था, नहीं ले पाया कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, तो अभी ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो जनरल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस का जो एरिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एवरी वीक एक नया नया लॉ के लिए लॉ के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब हर हफ्ता कुछ ना कुछ न्यू एक्ट, ओके। बिकॉज ये जनरल लॉ में बहुत सारा एक्ट एज ए कंपनी सेक्रेटरीज आप लोगों को जानने का ज़रूरत पड़ता है। बिकॉज कुछ भी हो जाए, बिजनेस चला लो, कंपनी चला लो, बट बेसिक जो जनरल लॉ जो सोसाइटी में चलता है, ठीक है। जैसे कि इन प्रीवियस वीक में हम लोगों ने देखा, पेनल कोड के बारे में जाना, सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में जाना, एविडेंस एक्ट के बारे में जाना, ठीक है। तो इस तरह का डिफरेंट जनरल लॉ जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप लोग रेडी रहना चाहिए कि भाई कम से कम क्या प्रोविजंस है। ऑब्वियसली एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपका वर्क एरिया कंपनी कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी, इनकम टैक्स, ठीक है, इकोनॉमिकल लॉ, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, कैपिटल मार्केट। बट मतलब एज ए सीएस जनरल लॉ का भी एरिया जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से बहुत ही इंटरेस्ट एंड इम्पोर्टेंस के साथ आप लोगों को ये लॉ जानना चाहिए, ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे न्यू लॉ में? आज क्या है सर? आज पढ़ेंगे सर हम लोग लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 का एक्ट है सर, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट 1963। तो ये लिमिटेशन एक्ट आपको क्या सिखाएगा सर? कुछ केस लॉ के थ्रू से ना इस लिमिटेशन एक्ट को जानने का कोशिश करेंगे, मतलब कुछ एग्जांपल एंड रियल लाइफ कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद हम लोग लीगल टर्म्स में जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि ये लिमिटेशन एक्ट है क्या, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आप एक सिंपल सा बात पहले सुनो, फिर मैं आपको लिखाऊंगा। आप लोग पेन एंड कॉपी रेडी रखना, ठीक है। मैं आपको पॉइंट आउट करके ईच एंड एवरीथिंग एग्जाम्पल वाइज बताऊंगा, ठीक है। तो पेन एंड कॉपी रेडी कर लो आप लोग। लेकिन बिफोर दैट एक सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, लिमिटेशन है क्या, ठीक है। या लिमिटेशन एक्ट क्या है, इसके बारे में जब जैसे मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सबके मन में क्वेश्चन चलता है कि लिमिटेशन एक्ट ये क्या चीज है। हाँ, तो सिंपल बात है सर, लिमिटेशन मतलब लिमिट लगा देना। लिमिटेशन मतलब लिमिट लगा देना, लिमिट मतलब रोक टोक लगा देना। सर किस तरह का रोक टोक? एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ यूज करते हैं। अच्छा आप तीनों हो आज, तो अच्छा हुआ मेरे को एग्जाम्पल क्रिएट करने में भी हेल्प होगा। अच्छा अभिषेक, संपत, स्नेहिश, ठीक है। सबको मेरा आवाज आ रहा है? क्लियर ना? बोलो एक बार। यस सर। अच्छा बोलो आप में से जज कौन बनोगे? अच्छा चलो मैं अभिषेक को जज बनाता हूँ, ठीक है। अभिषेक तू एक काम कर, जज नहीं, तू जज जज का जरूरत नहीं है, तू लॉयर बन जा, ठीक है। अच्छा स्नेहिस और संपद में से एक को डेटर बनना है और एक को क्रेडिटर बनना है। कौन क्या बनेगा? स्नेहिस को मैं डेटर बना देता हूँ, संपद को मैं क्रेडिटर बना देता हूँ, ओके। मतलब डेटर, ओके चलेगा ना? मतलब यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जो अपना स्नेहिस है उसको संपद को पेमेंट करना होगा, ठीक है। और जो संपद है वो बेसिकली पेमेंट कलेक्ट करेगा, किससे? स्नेहिस से। स्टोरी क्लियर है सर? और अभिषेक कौन है? लॉयर है। अभिषेक कौन है? लॉयर है, ठीक है। अब खेल कुछ ऐसा है, जैसे मानो स्नेहिस ने संपद से कुछ पैसा लिया, मतलब बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, संपद ने स्नेहिस को पैसा उधार दिया, ठीक है। मतलब लोन पे पैसा दिया। कौन किसको? संपद ने दिया स्नेहिस को। तो फिर कौन किसका डेटर हुआ? डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप तो जानते हो ना सर? डेटर मतलब, रामी डेटर, संपत क्रेडिटर। यस, मतलब डेटर मतलब वो जो पैसा देने वाला है ना। और क्रेडिटर मतलब वो जिसको पैसा मिलने वाला है ना। मिलने वाला है। या फिर जो पैसा उधार दिया है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर जो अपना संपद है उसने स्नेहिस को पैसा उधार दिया। से फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि 1 जनवरी 2020 के 1 जनवरी हम लोग न्यू ईयर में फिर से आ रहे हैं सर। आज 27 दिसंबर है, 1 जनवरी 2022 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो लोन संपद ने दिया था किसको? स्नेहिस को। ध्यान से सुनना स्टोरी पहले, उसके बाद मैं सब लिखाऊंगा आप लोगों को। तो स्नेहिस ने, सॉरी, संपद ने स्नेहिस को लोन दिया था। कब लोन दिया था? 1 जनवरी 2020। क्लियर है? 1 जनवरी 2020 लोन जब दिया था तो बोला था कि 1 जनवरी 2022 के अंदर ये लोन रीपे हो जाना चाहिए। सर कितना लोन दिया था? कुछ भी अमाउंट मान लो, 2 लाख कर लेते हैं। हाँ, सब दो दो का खेल चल रहा है, 20 22 तो 2 लाख। तो 2020 के 1 जनवरी में संपद ने स्नेहिस को 2 लाख का लोन दिया। स्टोरी क्लियर हो रहा है?
और ये लोन रीपे कब करना है? विद इन 2020। लेकिन संपद ने ये लोन तो स्नेहस को दे दिया, लेकिन ये जो पैसा किसको कलेक्ट करना है, मतलब पैसा वापस लेना है, मनी बैक लेना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? स्नेहस का है कि संपद का है? मतलब चिंता किसको है? আমার আমার है ना, संपद का। स्नेहस का उतना चिंता थोड़ी होगा, उसको तो पैसा मिला है, जब तक मांगता नहीं है कौन देता है ना? जब तक मांगेगा नहीं कौन मांगता है? क्रेडिटर। हाँ, मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना, मतलब जो तागादा करते जाए, हाँ, ऐसा वेरी फेमस लैंग्वेज। हाँ, पावनादार, हाँ पावनादार, या फिर जो तागादा मतलब टाका आदाय करने के लिए या तागादा करने के लिए निकलते हैं, तो पावनादार का ही चिंता होता है कि मेरा पैसा तो पड़ा हुआ है स्नेहस के पास। तो संपद यहाँ पर कौन है? क्रेडिटर, मतलब पावनादार है। और स्नेहस कौन है? देनादार, मतलब जिसको जिसने देना लिया है। पर चिंता किसको है? पैसा कलेक्ट करने का। पैसा कलेक्ट करने का चिंता तो संपद को है, नो डाउट, क्योंकि संपद ने ही पैसा दिया, उसका ही पैसा फंसा हुआ है। नाउ पॉइंट इज दैट 2 साल बीत गया, स्नेहस ने भी कुछ बोला नहीं, तो ऑब्वियसली स्नेहस इज नॉट अ गुड डेटर। हाँ, अगर स्नेहस ने कुछ बोला नहीं तो स्नेहस एक गुड डेटर नहीं है। तो स्नेहस कौन है? बैड डेटर। बैड डेटर है ना, तभी हम लोग अकाउंटेंसी में करते हैं ना, बैड डेप्ट हो गया है, ठीक है। तो स्नेहस ने बेसिकली क्या कर दिया? बैड डेटर हो गया और बैड डेप्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन संपद बहुत पैसा वाला है, आप बात समझ रहे हो ना? संपद जो है बड़ा पैसा वाला है, पैसा इसका मार्केट में पड़ा हुआ है, लेकिन ये मांगा ही नहीं। 2020 से 2022 का जनवरी आ गया सर, अभी तक नहीं मांगा। एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो कि 2022 भी निकल गया, 1 जनवरी 2022 ऑल्सो पास, लेकिन अभी भी संपद को याद नहीं है या फिर जरूरी नहीं समझा पैसा कलेक्ट करने का। अब इस तरह से चलता गया, 2 साल तो छोड़ो, 2030 में जाके संपद को याद हो रहा है कि संपद कभी स्नेहस को 2 लाख दिया था, संपद कभी स्नेहस को 2 लाख दिया था। अब संपद को याद आया, जरूरत पड़ गया किसी कारण से, तो याद आ गया भाई स्नेहस के पास तो मेरा पैसा पड़ा हुआ है, तो चलो मुझे मैं जाके लेता हूँ। तो स्नेहस बोलता है कि मेरे को नहीं देना है। अगर स्नेहस गुड डेटर है तो दे देगा, लेकिन अगर स्नेहस बैड डेटर है तो वो क्या बोलेगा? नहीं देना है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि क्या संपद ये पैसा स्नेहस से कलेक्ट कर सकता है? क्या लगता है आप लोगों को? স্যার যদি কন্ট্যাক্ট না থাকে তাহলে পারবে না। अच्छा एक जन पहले स्नेहस बता, फिर अभिषेक के पास जाता हूँ। हाँ बोल মানে स्नेहस। মানে যদি স্যার কোনো কন্ট্যাক্ট না করা থাকে, মানে আমি যে টাকাটা নিচ্ছি সেটা যদি কোনো কন্ট্যাক্টে না করা থাকে, মানে যেটা এনফোর্সেবল বাই ল, সেইটা যদি না করা থাকে তাহলে স্যার ধার করা পয়সা ফেরত নিতে পারবে না। नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है ऑब्वियसली, 2 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। হ্যাঁ, তাহলে তো স্যার 2022 में एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके लीगल एग्रीमेंट बना के, 2 साल का लोन है, 2 लाख लिया था तुमने संपद से, और वो भी बोला था कि 2 साल के अंदर वापस करूंगा। ड्यू डेट भी था 1 जनवरी 2022। तो क्या संपद স্যার तुमसे ले কিছু, सकता है? তাহলে স্যার লিমিটেশন অ্যাক্ট থেকে কিছু টার্মস এন্ড কন্ডিশন মানে আসবে, যেটা মানে সম্পদেরও দোষ আছে, মানে ও 2 বছরের মধ্যে কালেক্ট করেনি, ও মানে 10 বছর ক্রস করে গিয়ে নিয়েছে, পয়সা ফেরত পাবে কিন্তু মানে गुड ও তার आइडिया। हाँ তার तो মধ্যেও কোনো কিছু মামলা হবে। सही तरफ सोच रहा है। हाँ अभिषेक तू भी बता दे क्या बोल रहा था। না স্যার নেওয়া যাবে, মানে লিগ্যাল টার্মসে নেওয়া যায়। अभिषेक का कहना है স্যার कि নেওয়া যাবে, কিন্তু দুজনকার দোষ মেনে, हाँ দুজনকার দোষই থাকবে সেই ক্ষেত্রে। আমারও দোষ থাকবে, স্নেহেশেরও দোষ থাকবে। কিন্তু আমিও চাইনি, 2 বছর ওভার হয়ে গেছে, স্নেহেশ 2 বছরের মধ্যে ব্যাক করতে চাইনি। সেক্ষেত্রে যেটা স্নেহেশ বলেছে সেটা তো আমি এগ্রি করবো। কোনো একটা অ্যাক্টের মধ্যে কোনো একটা প্রভিশন আছে যেটা সাহায্যে আমরা দুজনেই দোষ মেপে, দোষ গুণ দেখে সব টাকা পয়সা রিটার্ন আসবে আমার কাছে আবার। ओके, मतलब आप और सबका एक्चुअली मानना है। যদি কিছু हाँ গিরবি রাখতে লেতা তো ফির ওটা বেটার হতো, মানে কিছু দিয়ে তারপরে লোনটা নিতে। মানে এটা যদি তুমি লোনটা পে করতে ফেল করো তাহলে আমি এটা বিক্রি করে পয়সাটা পাবো। तू तू जो बोल रहा है अभिषेक, दैट इज अ मॉर्टगेज लोन, या फिर तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि सिक्योर्ड लोन, ठीक है। बट ये सिक्योर्ड लोन नहीं था, अनसिक्योर्ड था, ठीक है। मतलब बदले में कोई एसेट मॉर्टगेज नहीं रखा गया था, मतलब देयर इज नो कोलैटरल। ओके, कोलैटरल होता है ना, कोलैटरल मतलब बदले में कुछ जमा रखना होता है। तो संपद ने स्नेह से कोई कोलैटरल नहीं लिया था, इट्स अ अनसिक्योर्ड। ओके, तो हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन इज ऑल्सो वैलिड लोन। क्वेश्चन इज दैट कि क्या संपद स्नेह से वो 2 लाख वापस ले सकता है 2030 में जाके, 10 ईयर्स लेटर। हाँ, अगर मैं ड्यू डेट से बोलूँ तो 8 ईयर्स लेटर,
मतलब 2022 के बाद वो सोच रहा है, 8 साल बीत गया, ठीक है, और लोन जब दिया था तब से लेके 10 साल बीत गया। नाउ क्वेश्चन इज কোনটা दैट, নিতে পারবে না। तो यहीं पर ये लिमिटेशन एक्ट आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ये बात सिर्फ लोन का नहीं है, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। मतलब ये जो क्रेडिटर और डेटर का बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आप लोग सभी अकाउंट्स में डेटर क्रेडिटर पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर चुके हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सिंपल एग्जाम्पल बोलूँ, सिंपल डेटर क्रेडिटर वाला, इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल यूज किया। लेकिन इसके अलावा ढेर सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, पूरा लिस्ट है, आप लोग घर पे रीड करोगे, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर भी आपको पूरा लिस्ट पता चल जाएगा कि किस तरह का पेमेंट का बात है, किस तरह का केस बन सकता है, कितना दिन का लिमिटेशन है, ठीक है। तो अभी मैं इसका आंसर अभी तक नहीं दिया, और मैं अब ये आंसर आपको लिखा के दूंगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह से मैं हाँ ना से जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। तो चलो सर, आप लोग कॉपी पेन रेडी करो, मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। ওকে, অভিষেককে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছিলি? মানে মনে হলো আনমিউট করেছিলি বোধহয়। না স্যার ঠিক আছে। अच्छा, चलो सर लिखते रहो, आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट लिख लिख के ही आंसर बताएंगे आपको आज। रोज मैं आप लोगों को सुना सुना के, स्टोरी सुना के बताता हूँ, बट आज स्टोरी के साथ साथ कुछ मतलब राइट डाउन भी कराने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट, दिस एक्ट इज 1963 का एक्ट है। एक्ट का बाकी हिस्ट्री डिटेल सब कुछ बाद में जानेंगे, बट पहले ये एक्ट का मतलब पर्पस या फिर एक्ट का पर्पस को जानने के लिए इसका हिसाब किताब पहले देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो लिमिटेशन एक्ट 1963, लिमिटेशन एक्ट 1963, ठीक है। तो ये लिमिटेशन एक्ट 1963 में कौन आ गया सर? सर यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर्म करो, जैसे एग्जाम्पल हम लोग अभी आपसे बात कर रहे थे उसी तरह का एग्जाम्पल बना के काम करेंगे। सबका, आप सभी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो एक रहेगा क्रेडिटर, मतलब ऐसा होता है ना, बचपन में कहानी सुनते थे, एक था राजा एक थी रानी, हाँ, राजा रानीर गल्प, तो वैसा ही कुछ स्टोरी सुन रहे हैं आज। एक था क्रेडिटर एक था डेटर, ठीक है। तो एक था क्रेडिटर और एक था डेटर, ठीक है। क्रेडिटर डेटर की कहानी किसके लिए, कहानी किस मैटर पे चल रहा है? लिमिटेशन एक्ट के लिए चल रहा है। तो क्रेडिटर और डेटर की ये जो कहानी है, इस कहानी में क्रेडिटर कौन है सर? संपद इज द क्रेडिटर एंड डेटर कौन है? स्नेहेश, ठीक है। लॉयर साहब अभी आया नहीं पिक्चर में, लॉयर भी आ जाएगा। तो क्रेडिटर और डेटर में संपद स्नेहेश को क्या किया था? संपद स्नेहेश को लोन दिया था 1 जनवरी 2020 को, ठीक है। लोन गिवन, मैप बना लो, ऐसे माइंड मैप बना लो, अच्छा रहेगा, बाद में बड़ा काम आएगा। तो 1 जनवरी 2020 को लोन गिवन ₹2 लाख, ओके, 2 लाख का लोन प्रोवाइड किया, ठीक है। ऐसे फाइनेंस में भी ऐसे ही मैथ्स कराने के टाइम पे ऐसे माइंड मैप कराते हैं सर। अभी आप लोग फाइनेंस क्लास स्टार्ट नहीं किए, जब करोगे तो पता चलेगा। अच्छा, कितना दिन के लिए लोन दिए? फॉर 2 years, ठीक है, 2 साल के लिए। अच्छा, 2 साल का लोन है। अच्छा, कौन किसको दिया लोन? तो संपद ने लोन दिया। तो संपद लोन गिवन 1/1/2020। ये जो लोन कब तक रिपे करना है सर? बीच में क्या क्या ईयर आएगा? 1 जनवरी 2021 आएगा, और 1 जनवरी 2022 में जाके ये कंप्लीटली रिपे हो जाना चाहिए, ओके। तो 1120, 1121, 1122। अच्छा, तो ये 1122 क्या है? वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज अ ड्यू डेट, लोन रिपे डेट, है ना, मतलब ड्यू डेट इसी को बोलेंगे ना, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या हो गया? 1 जनवरी 2022, जो आने वाला है सर, एकदम 3-4 दिन में आ जाएगा, ठीक है। नाउ जो संपद है ना, संपद का ही तो चिंता है सर, संपद का ही तो पैसा है। तो अपना संपद कैन आस्क फॉर मनी, है ना, वो मांग सकते हैं अपना पैसा, कैन आस्क फॉर मनी टू बी रिपेड, टू बी रिपेड। ये रिपे कर दो, किसको बोलेगा? ऑब्वियसली
स्नेहेश को बोलेगा, है ना, ऑब्वियसली स्नेहेश को बोलेगा। बट ये तो संपद को करना चाहिए था, ड्यू डेट के अंदर संपद को ये करना चाहिए था, बट संपद ने ऐसा नहीं किया, संपद ने ऐसा नहीं किया सर। बट डज नॉट डिमांड हिज मनी। यहां तक স্যার स्टोरी আপনার क्लियर? हाँ बोल। লেখাটা একবার শেয়ার করুন। লেখাটা শেয়ার করব, কিভাবে শেয়ার করব? না, আপনি লিখছেন যেটা সেটা তো দেখতে পাচ্ছি না, ওটাই বলছি। বলিস নি কেন এতক্ষণ? স্ক্রিন শেয়ার করিনি আমি। না না স্যার, তা একটু আগে বলবি তো। স্যার বুঝতে পারছি। আমি তাই বলি, কি হলো? তোরা কেউ কিছু বলছিস না, তাহলে আমি লিখছি, তোরা দেখতে না পেলে আমি আমি ভাবছি স্ক্রিন শেয়ার করে ফেলেছি, আমি খেয়াল করতে পারিনি। নে নিয়ে নে নিয়ে নে, সরি সরি, ভেরি সরি স্যার। কেউ বলিস নি মানে তোরা সত্যি। স্যার স্ক্রিন শেয়ার নেই, দেখতে পাচ্ছিস স্ক্রিন? স্যার আমি নর্মাল স্যার নর্মাল পরপর লিখে গেছি স্যার, যেগুলো বলছি পাগল। এরকম ভাবে লিখিনি। লিমিটেশন অ্যাক্ট 1963, অভিষেক দেখতে পাচ্ছিস? স্যার বলবি তো কি স্যার স্ক্রিনটা শেয়ার করেনি, আমার মাথাতেই আসেনি, আমি খেয়াল করিনি। সেটা বুঝতে পারছি আপনি লিখছেন, তারপরে আমরা হাতের দিকে দেখলাম, তখন দেখলাম মনে হলো যেন আপনি লিখছেন, ওই জন্য চুপচাপ বসেছি। সত্যি কিছু বলার নেই আমার আর, তেমন টিচার তেমন তাদের স্টুডেন্ট। अच्छा देख, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 एग्जाम्पल बन रहा है सर, क्रेडिटर बना लो, डेटर बना लो। क्रेडिटर में संपद एंड डेटर में स्नेहेश, ठीक है। संपद 1/1/2020 को लोन दे रहा है, किसको? डेटर को, मतलब स्नेहेश को। कितना लोन दे रहा है सर? 2 लाख का। कितने दिन के लिए? 2 ईयर्स के लिए। ना संपद जब लोन दे रहा है तो संपद एक ट्रैक रिकॉर्ड भी बना रहा है सर, ठीक है। संपद एक ट्रैक रिकॉर्ड भी देख रहा है कि 1 जनवरी को लोन दिया, फिर बीच में एक साल आया, दैट इज 1/1/21, एंड फिर 1/1/22 भी आ गया, ठीक है। सर अभी तक तो आया नहीं, डिफरेंट सर में हम लोगों ने मान लिया कि 1 जनवरी हो गया सर, ठीक है। न्यू ईयर आने से पहले आज हम लोग न्यू ईयर मना लिए, तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज 1 जनवरी 2022। नाउ संपद कैन आस्क फॉर मनी टू बी रिपेड। ड्यू डेट में संपद ऑब्वियसली पूछेगा किसको? स्नेहेश को, मतलब अपने क्रेडिटर को, कि भाई सॉरी अपने डेटर को, भाई पेमेंट करो। यहाँ पर स्नेहेश कौन है? क्रेडिटर का रोल अदा कर रहा है। स्नेहेश इज डेटर एंड संपद इज क्रेडिटर, तो क्रेडिटर चुपचाप डेटर को बोलेगा कि भाई मेरा पेमेंट करो, ठीक है। बट संपद ने ऐसा किया नहीं सर, डज नॉट डिमांड हिज मनी। लिख लिया यहाँ तक? बोलो सर। यहाँ तक लिख लिए? কিরে লিখেছিস? হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। সবাই লিখেছিস? স্নেহেশ, অভিষেক, বল। হ্যাঁ আমার স্যার হয়ে হয়ে গেছে গেছে স্যার। ওকে স্যার, এই মাঝখান দিয়ে দাগ ফাগ গুলো দিয়ে দিলাম ডেটে। ओके ठीक है। ओके, तो संपद ने अपना पैसा डिमांड करना चाहिए था स्नेह से, बट उसने किया नहीं, ऐसा ऐसा उसने किया नहीं सर। अब क्या हो गया खेल? अब ना ऐसे चलते चलते हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर में चले जाएंगे सर, ठीक है। मतलब क्योंकि आज तो 2030 हुआ नहीं है, अभी 10 साल देरी है, 10 क्या 8 साल ऑलमोस्ट देरी है। तो हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि 1 जनवरी 2022 बीत गया, ठीक है। ऐसे सोच रहे हैं कि 1 जनवरी 2022 वो निकल गया सर, ठीक है, पास्ट ऑन। नाउ हम लोग पहुंच गए सर कब? ऑन 1 जनवरी 2030 में, ठीक है। अब 1 जनवरी 2030 में कौन? संपद, ठीक है। संपद बैठे बैठे सोच रहा है कि वैसे पैसा कहाँ से मिलेगा। संपद को बहुत जोर से पैसा का जरूरत पड़ गया, समझ रहे हैं ना सर, ठीक है। तो संपद अपने गाल में हाथ लगा के बैठे बैठे सोच रहा है, ठीक है। ऐसा ड्राइंग आप लोग कभी दुनिया में देखोगे नहीं, बट यहाँ पर आप कर लो, ठीक है। संपद नाइस बैठ, ड्राइंग सर। हाँ नाइस ड्राइंग सर। पाब्लो पिकासो मतलब अगर रहता ना, मतलब उसको जितना अवार्ड मिला था सब मेरे को दे देता, ठीक है जी सर। अच्छा देख, तो 1/1/2030 संपद बैठे बैठे सोच रहा है कि भाई मेरे को कहाँ कहाँ से पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो संपद को ही नीडेड मनी, ठीक है।
याद आ गया कि स्नेह से तो 2 लाख मिलना है। ही अप्रोच्ड स्नेहिश and asked him to repay, उसको पे करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, स्नेहिश को। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। हाँ सर, यहाँ पर 2 सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। क्या सिचुएशन? 2 सिचुएशन क्या होगा बोलो? एनी 2। क्या 2 सिचुएशन क्रिएट होगा? जब संपत स्नेहिश के पास पहुंचेगा पैसा जुगाड़ करने के लिए, तो कोई भी 2 सिचुएशन अराइज करेगा। एनी 2 सिचुएशन में अराइज क्या क्या होगा बोलो? स्नेहिश डिनाइज टू पे, स्नेहिश पेमेंट करने में डिनाई कर देगा, या फिर पेज मनी। क्या बोलते हो, हाँ या ना? या तो डिनाई करेगा या तो पे कर देगा। सर अगर डिनाई कर दिया तो दैट इज बैड, ऑब्वियसली बैड सिचुएशन। बट अगर पेमेंट कर दिया तो वेरी गुड सिचुएशन। तो सर अगर पेमेंट कर दिया स्नेहिश ने संपद को, क्रेडिटर ने, सॉरी डेटर ने क्रेडिटर को, तो बात खत्म, पैसा हजम। अब लॉ का कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ सर, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता है दुनिया में तो लॉ का जरूरत है क्या? क्या बोलते हो सर, बोलो ना। नो सर, कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ अगर एज पर मतलब নরমাল প্রসিডিওর একদম। স্যার এই যে বলো। এইটা তো মানে এই যে যদি পেমেন্ট করেও দেয় তাহলে তো স্যার এটা মানে ইনডিরেক্টলি ভাবে ব্যাডই হবে, কারণ ওর তো মানে 1 জানুয়ারি 2022 তে পে করার কথা, মানে এটা দিয়ে হিসাব মতো ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টই হয়ে যাচ্ছে। नहीं, इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट रिकवरी तो हो जाएगा ना, बैड डेट रिकवर हो गया। अब संपत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उससे। अगर तुम 2 लाख पेमेंट कर মানে देते हो ও স্যার संपत যদি को, প্রবলেম ক্রিয়েট না করে তাহলে স্যার বাবু ঠিক আছে। ठीक है, वो उसको 2 लाख चाहिए था। जो उसको देखो, संपत को भी पता है कि गलती उसका भी है, लेकिन ये भी तो मानना होगा ना कि संपत का राइट है तो उस 2 लाख पे, ये भी तो मानना होगा। संपत का राइट है कि नहीं 2 लाख पे? एकदम बिल्कुल राइट है। राइट को लेके कोई सवाल नहीं है, पूरा राइट है उसका। तो फिर राइट है तो फिर लॉ क्यों पढ़ रहा है? और वही तो सीखना है लिमिटेशन एक्ट में, यही तो आपको समझाना है लिमिटेशन में। थोड़ा और 10 मिनट वेट करो सर। नाउ संपद ना, जैसे ही स्नेहिश ने ना कर दिया, अब संपद थोड़ा पगला तो हो जाएगा। क्या लगता है, थोड़ा बौखला जाएगा कि नहीं जाएगा? হ্যাঁ স্যার। एकदम बौखला गया, क्योंकि अभी संपद को पैसा का बहुत जरूरी है, ठीक है। तो संपद वांट्स टू फाइल अ सूट, ठीक है, केस फाइल करेगा अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में करेगा? स्नेहिश, ठीक है। अब संपद वांट्स टू फाइल ए सूट अगेंस्ट स्नेहिश टू रिकवर 2 लाख। अब इसको रिकवर करना है, उसका भूत सवर गया कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरा पैसा है, क्यों नहीं देगा? हो सकता है देरी हो गया, हो सकता है देरी हो गया, पर मेरा पैसा दे दो भाई, इतना समय मिला तुम्हें, पर तुम भी तो कुछ अच्छा इंसान होना चाहिए था, पेमेंट कर देना चाहिए था। 2 साल की जगह 10 साल निकल गया। संपद एकदम अपने बातों में अड़े हुए हैं सर, ठीक है। अब मन में तो चल रहा है, पर स्नेहिश के पास जितना बार जा रहा है, स्नेहिश बोल रहे हैं भाई क्या कर लेगा, जो करना है कर ले, मेरे को नहीं देना है, बहुत दिन हो गया, मैं भी भूल गया, ठीक है। अब संपद बौखला के चला गया लॉयर के पास, ठीक है, और ये लॉयर उसका दोस्त है, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब गुड सिचुएशन नहीं, हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन बैड सिचुएशन में करेंगे, ठीक है। अब बैड सिचुएशन में संपद बौखला के किसके पास चला गया? दोस्त, फ्रेंड है उसका। अब ये फ्रेंड लॉयर कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा, यही देखना है, ठीक है। फ्रेंड लॉयर कुछ काम में आएगा कि नहीं आएगा, ये देखना है, ठीक है। अब क्या देखना है सर? अब ये फ्रेंड लॉयर कौन है? अपना अभिषेक, ठीक है, अभिषेक, ठीक है। अभिषेक तो आ गया पिक्चर में, ठीक है। अब जैसे ही अभिषेक के पास संपद आ गया कि भाई मैं केस फाइल करूंगा, तो अभिषेक क्या बोल रहे हैं सुनो। अभिषेक के पास आया, अभिषेक सबसे पहले क्या बोला? अभिषेक बोला सॉरी। क्या ऐसा अभिषेक बोल सकता है?
और साथ में ये भी बोला आई कैन नॉट हेल्प, नॉट इवन लॉ। आप लोगों को बात समझ में कुछ आया? मतलब समझ में तो नहीं आया बट लिखा कि नहीं? जब संपद अभिषेक के पास आया, अपने दोस्त लॉयर के पास, तो अभिषेक को पूछा कि भाई मैं केस फाइल करूंगा स्नेह के अगेंस्ट में, तो अभिषेक बोलता है सॉरी भाई, नहीं हो सकता मेरे से कुछ भी, आई कैनॉट हेल्प, नॉट इवन लॉ। लॉ भी तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता। कौन बोला? अभिषेक बोला। बट ऐसा क्यों बोला? तब संपद आर्ग्यू कर रहा है। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं सवाल लूंगा आप लोगों से, थोड़ा सा वेट कर जाओ। अब संपद ना बहुत फिर से बौखला गया, फिर से चिल्ला रहे हैं दिस इज माई राइट। संपद क्या बोल रहे हैं? दिस इज माई राइट। ठीक है। और संपद तो सीएस है, संपद भी सीएस पढ़ के रखा है, तो संपद भी बोल रहे भाई मैं भी थोड़ा बहुत लॉ पढ़ के रखा है, जनरल लॉ का भी आइडिया है मुझे। तो बोलता है कि लॉ सेज, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी पढ़ा है, लॉ सेज क्या बोलता है? वेयर, क्या पढ़ता है सर? लॉ क्या बोलता है? वेयर देयर इज अ राइट, जहाँ राइट है वहाँ रेमिडी भी है। ये तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हो ना, इवन एंट्रेंस लेवल में भी पढ़े होंगे। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमिडी, देयर इज रेमिडी। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े? क्या रे, याद आ रहा है कुछ? है ना? কি বললি রে? हाँ बोलली ना बोलली? বললাম হ্যাঁ স্যার, কনস্টিটিউশনে পড়ছিলাম। यस सर, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमिडी। अगर अधिकार है तो रेमिडी भी है। तो अगर संपत बोल रहे कि राइट है तो फिर मैं क्यों नहीं ले सकता? टू प्रोटेक्ट दैट राइट, मतलब उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेमेडी तो देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अधिकार है उस पैसे पे जो स्नेह ने मेरे को नहीं दिया, टू प्रोटेक्ट दैट राइट। तो संपद भी कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। अब संपद आर्गू कर रहा है किसके साथ? अपने लॉयर दोस्त के साथ। और फिर लॉयर का बात चालू होता है। फिर लॉयर बोल रहे हैं, लॉयर सेज बट, ध्यान से समझना, बट दैट रेमेडी is for limited period of time. That remedy is for limited period of time, मतलब ऐसा नहीं कि जिंदगी भर आपको अपना अधिकार मिलेगा, कुछ लिमिटेशन है सर लॉ का। ठीक है, तो वही लिमिटेशन एक्ट के अंदर बोला गया है। बिकॉज फिर से लॉयर कहता है, लॉयर फिर क्या बोल रहे हैं? लॉयर फिर साथ में बोल रहे हैं बिकॉज लॉ हेल्प, ध्यान से सुनना बात को सर, लॉ हेल्प दोज, लॉ उसको हेल्प करता है हु आर विजिलेंट, लॉ हेल्प दोज हु आर विजिलेंट। विजिलेंट मतलब जिसको अपने अधिकार का ज्ञान हो। हाँ सर, जिसको अपना अधिकार का ज्ञान हो, भनक हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिकॉज लॉ हेल्प दोज हु आर विजिलेंट टू देयर राइट। विजिलेंट का उल्टा क्या होगा? नेग्लिजेंट। समझ रहे हैं ना सर? टू देयर राइट मतलब नॉलेज है, जिसका नॉलेज है अपने अधिकार का उसी को लॉ हेल्प करता है। जिसको अपना अधिकार का नॉलेज नहीं है, लॉ उसके साथ नहीं है। अगर आपको अपना 2 लाख का इतना ही नॉलेज था तो इतना दिन कहाँ थे आप? ठीक है, यही लॉ कहता है आपको। एंड यू शुड हैव, क्या बोलते हैं साथ में? यू शुड हैव, लॉयर बोल रहे हैं किसको? मतलब अभिषेक संपत को बता रहे हैं, एंड यू शुड हैव ब्रॉट दिस, यू शुड हैव ब्रॉट दिस केस within 3 years, within 3 years from the date of, within 3 years from the ডিউ ডেট। date of due of receipt. Very good sir, from the date of due, date of debt due, from the date of debt due, एक second, from the date of debt, जिस दिन से आपका उधार
का ड्यू डेट खत्म हुआ, टेप्ड ड्यू फॉर रिसिप्ट, मतलब संपद को जिस दिन से उसका ड्यू रिसिप्ट होने का ड्यू डेट का लास्ट दिन था, उस दिन से लेके 3 साल के अंदर उसको केस फाइल के लिए आना चाहिए था। तो अगर मैं डेट वाइज बात करूं, तो संपद को कब जाना चाहिए था केस फाइल करने के लिए? संपद को केस फाइल करने के जाना चाहिए था सर 1 जनवरी, फिर से मैं डेट को एक बार याद दिलाता हूं, 1 जनवरी 2020 को लोन दिया था, है ना सर? फिर से बता 1 रहा हूँ, जनवरी 2025। लोन गिवन है 1/1/2020। वेरी गुड स्नेहेश। 1/1/2022 इसका ड्यू डेट फॉर पेमेंट था। इस दिन से, ये जो दिन था, इस दिन से आगे का 3 साल का एक टाइम पीरियड है, जिसमें क्या क्या डेट आ जाता है? 1/1/23, 1/1/24 एंड एज वेल एज 1/1/25। ये जो 3 साल का पीरियड है ना, ये 3 साल का लिमिट है आपके पास। दिस इज द लिमिट, दैट इज 1 जन 2025। आपको इसके अंदर केस फाइल करना चाहिए था 1 जन 2025 के अंदर, समझ रहे सर? टू ब्रिंग an action against wrongdoer, to bring an action against wrongdoer, मतलब जो भी गलत किया है आपके साथ। कहने का मतलब यहां पर यह है सर, ये जो 3 साल का डेट टाइम लिमिट है, ऐसा मत समझो कि हर एक केस में 3 साल ही होता है। अलग अलग केस में अलग अलग रूल्स बताया गया है एज पर लिमिटेशन एक्ट, ठीक है? और सिचुएशन टू सिचुएशन भी कोर्ट जज डिसाइड करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में कि किस चीज का क्या लिमिटेशन होना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये जो डेब्ट का, अकाउंट्स का जो केस चल रहा है, ये 3 साल का ही खेल होता है सर। मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, ठीक है? तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। लंबा लिस्ट है, कुछ लिस्ट आप जरूर याद रखोगे, ठीक है? तो आपको और आइडिया हो जाएगा एग्जाम में अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछ ले डेटर क्रेडिटर जोड़ के, ताकि आप उसका जवाब दे पाओ, ठीक है? आपको जरूर बताऊंगा सर आगे आगे, ठीक है? तो टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स, तो आपको 3 साल के अंदर केस फाइल करना चाहिए था। अभी फिर से अपना संपद, बट व्हाट अबाउट माय राइट? संपद फिर से आर्ग्यू कर रहा है, समझ रहे सर? संपद फिर से अपना आर्गुमेंट कर रहा है। संपद कौन? संपद इज कौन है रे? संपद कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर सर, भूलना मत, हाँ? अपना अपना रोल मत भूलना आप लोग। संपद क्रेडिटर, स्नेहेश डेटर और अभिषेक लॉयर, ठीक है? संपद फिर से आर्ग्यू कर रहा है, व्हाट अबाउट माय राइट? मेरा अधिकार का क्या होगा? बिकॉज लॉ तो कहता है कि मेरा अधिकार है मेरी चीज पे, ठीक है? एंड व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, हैज दैट आल्सो एक्सटिंग्विश्ड? तो संपद फिर से पूछ रहे हैं कि क्या मेरा राइट छीन गया? हैज दैट आल्सो एक्सटिंग्विश्ड? एक्सटिंग्विश मतलब जो खत्म हो जाता है, ठीक है? ये सवाल किया। तो फिर से अभिषेक लॉयर क्या बताते हैं सर? अभिषेक बता रहा है नो। अभिषेक का जवाब नो, only the remedy, only the remedy, that is right to bring legal action, that is right to bring legal action, right to bring legal action has ended। आप समझ रहे हो संपद ने क्या खोया? संपद ने लीगली एक्शन लेने का जो पावर है उसका, वो खो दिया। एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर डिफरेंट लॉ, ठीक है? उसके पास जो राइट था कि भाई मैं अपना अधिकार ले सकता हूं, वो अधिकार वो खो देगा, बिकॉज लिमिटेशन एक्ट उसको ये चीज, मतलब ये पावर छीन लेता है उसका। लिमिटेशन एक्ट ये पावर उसका छीन लेता है, लेकिन उसका राइट नहीं छीनता।
ध्यान से समझना सर, संपत ने जब सवाल पूछा अभिषेक से व्हाट अबाउट माय राइट, तो लॉयर क्या बता रहा है, संपत ये भी पूछा हैज दैट आल्सो एक्सटिंग्विश्ड, क्या वो भी छीन गया, नहीं, आपका राइट है। अगर अभी भी स्नेह आपको पैसा देता है और अगर आप स्नेह से पैसा वापस ले सकते हो, अगर आप अभी भी आप स्नेह से मनी बैक ले सकते हो और स्नेह आपको रीपे करता है, तो इससे लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लीगली एक्शन लोगे, लॉ इसके लिए आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। तो क्या बताते हैं लॉयर अभिषेक, ओनली द रेमेडी दैट इज राइट टू ब्रिंग लीगल एक्शन हैज एंडेड, ये खत्म हो गया। यहां तक क्लियर है सर, बोलो। Yes, sir. हाँ सर। इफ योर डेटर, डेटर मतलब स्नेह, कौन बता रहा है सर, ये सब अभिषेक बता रहा है संपत को। इफ योर डेटर दैट इज स्नेहेश गेट्स रेडी टू पे, then you surely have a right to get your money back. Get your money back. आपका अधिकार नहीं छीना गया सर, लॉ आपका अधिकार नहीं छीना। अगर स्नेह आपको पे करता है तो लॉ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लॉ ऐसा नहीं बोलेगा नहीं नहीं स्नेह आप देना बंद कर दो, ऐसा तो लॉ बिल्कुल नहीं बोलेगा। नहीं, लिमिटेशन एक्ट के कारण संपद आपसे पैसा नहीं ले सकता, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा लॉ। हाँ बोलो। এইবারে পুরো স্নেহের উপরে, हाँ স্নেহের উপরে পুরো ডিপেন্ড করছে, স্নেহ দেবে কি ऑब्वियसली, দেবে না। अब तुम और स्नेह के बीच में डिपेंड करता है, तुम्हारा भी डिपेंड करता है, तुमको भी तो जाना पड़ेगा ना स्नेह के पास कि भाई देना, भाई देना, भाई देना, ठीक है। अगर स्नेह मान गया तो ठीक है, अब तुम मारा मारी तो नहीं कर सकते ना, तुम लॉ को अपने हाथ में लेके स्नेह को डरा के धमका के करोगे तो फिर उसका अलग केस बन जाएगा, ठीक है। फिर पेनल कोड चला जाएगा, क्रिमिनल कोड चला जाएगा, सिविल प्रोसीडियर में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो अलग बात, आप लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है। अब ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिसमें आप फिर से खुद फंस जाओ। लीगल एक्शन लेने का जो पावर है वो तो आपसे चला गया, रिक्वेस्ट करके अगर कुछ कर सकते तो करके दिखाओ, ठीक है। 10 तो अभी धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ पहुंचेंगे सर, यहां तक लिख लिए, यहां तक हो गया सर, ओके। 10 लिमिटेशन। अच्छा यहाँ पर एक चीज मुझे आपको जरूर बताना है। अब मानो कि जो संपद है अपना, अब संपद क्या बता रहे हैं, संपद बोल रहा है कि मुझे तो पता नहीं था ना, मुझे ये सब नियम कैसे पता होगा, तो क्या मैं पैसा किसी को लोन देने से पहले क्या पूरा एकदम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाऊं। हाँ वो अलग बात, मैं सीएस बन गया, लेकिन हर कोई तो सीएस नहीं बनेगा, लेकिन वो भी तो लोन का मतलब पैसा लेना देना करता होगा, तो क्या हर कोई लॉ पढ़ के लेना देना करेगा। हाँ सर, संपद ऐसा सवाल कर सकता है कि नहीं कर सकता। हाँ सर। यस सर। सर ये बात भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया, जिन्होंने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं, अगर बाय चांस डोंट वरी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लाइव में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और ऑलरेडी रिसेंटली जिन लोगों ने कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन एक बार, उसको फिर से रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है सर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये तो आपको मैं कॉर्पोरेट लॉ में भी पढ़ा है। हाँ सर, कंपनी लॉ के अंदर भी ऐसा प्रोविजन था सर। ये तो कॉर्पोरेट लॉ में तो बहुत जोर का चर्चा होता है कि हमें नियम पता नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता किसी के लिए भी नहीं। इवन आप अगर बोले हो कि मैंने पढ़ा पर मैं समझा भी नहीं, लेकिन ये लॉ नहीं समझेगा, लॉ में है तो है। हाँ आप नहीं पढ़े ये आपका प्रॉब्लम, आप मूर्ख हो आपका प्रॉब्लम, आप ऐसे एक्सक्यूज नहीं दे सकते। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज सर, ठीक है। आपको लॉ नहीं पता, आप पता करो, ठीक है। हर चीज का नियम कानून पता करके काम करो, ठीक है। ऐसा नहीं है मुंह उठा के आ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, तो लिमिटेशन क्या बताता है, लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी ओनली। ये किस पे रोक लगाते हैं सर, बार मतलब रोक लगाना, ठीक है। लिमिटेशन बार्स द रेमेडी ओनली, आपको रेमेडी लेने से रोकेगा, ठीक है, बट डज नॉट
but does not extinguish the right, but does not extinguish the right. आपका राइट नहीं छीन सकता, ध्यान से समझना सर। हाँ, आपका राइट नहीं छीन सकता सर लिमिटेशन, सिर्फ रेमेडी पे रोक लगाता है, रेमेडी पे रोक लगाता है। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन से हम लोग क्या सीख रहे हैं सर? लॉ ऑफ लिमिटेशन हमें क्या सिखा रहा है? लॉ ऑफ लिमिटेशन हमें सिखा रहा है, कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। लॉ ऑफ लिमिटेशन हैज नॉट एंडेड योर राइट, हैज नॉट एंडेड योर राइट। आपका अधिकार ये नहीं छीनेगा। इसका मतलब हम इस केस में क्या बोल सकते हैं? दैट इज टू गेट योर मनी बैक। आप चाहो तो आपका पैसा वापस ले सकते हो। तो जैसे स्टार्टिंग में, एकदम वेरी स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के सामने जब क्वेश्चन रखा था, सभी के सामने, स्नेहेश, संपद, अभिषेक, सभी के सामने जब मैंने सवाल रखा था कि सर बताओ कि क्या संपद मतलब द क्रेडिटर, द स्नेहेश दैट इज द डेटर, क्या संपद स्नेहेश से पैसा वापस ले सकता है? तो एक बार कोई बोला सर यस ले सकते हैं, फिर कोई बोला सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो ले सकता है, फिर कोई बोला कि सर नहीं ले सकता। ठीक है, तो आप लोग अलग अलग क्वेश्चन मतलब मन के अंदर चल रहा था आपका, इसलिए मैंने भी उस टाइम पे कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज ले भी सकता है, ना भी ले सकता है। आप समझ रहे हो ना क्यों मैंने नहीं बोला कुछ भी? मैं बोला कि आपको लिख के बताता हूं, इसलिए मैंने देखो आपको लिख के बताया। हैज नॉट एंडेड योर राइट, आपका अधिकार है सर, दैट इज टू गेट योर मनी बैक। ये आपका अधिकार है, आपको आप ले सके तो लेके दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मारपीट नहीं मतलब फिर से कोई रूल तोड़ के आप उससे पैसा लोगे, वो तो फिर से फंस जाओगे आप। शायद पैसा मिल जाए आपको, लेकिन दूसरा सजा दिया जा सकता है, धमका के, डरा के, हाँ, बंदूक के नाक के नीचे। हाँ, ऐसा करोगे तो फिर दूसरा केस में फंस जाओगे। ओके, इट हैज एंडेड योर रेमेडी। तो लिमिटेशन एक्ट क्या करता है सर? इट हैज एंडेड योर रेमेडी, आपका रेमेडी छीन लेता है सर। इट हैज एंडेड योर रेमेडी, दैट इज राइट टू टेक एक्शन, राइट टू टेक एक्शन, राइट टू टेक एक्शन। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंक्लूजन हम लोगों ने यहां से निकाला, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ, और भी कुछ पॉइंट में थोड़ा सा लिखना है। अच्छा, लिखना सर प्लीज, एक पॉइंट जरूर लिखिएगा। लॉ हेल्प्स द विजिलेंट, ये मैं पहले भी लिखाया, लेकिन उसको एक साथ में जोड़ के लिखाता हूं सर। लॉ हेल्प्स द विजिलेंट एंड नॉट द नेग्लिजेंट, नॉट द नेग्लिजेंट। याद रखिएगा सर, जो नेग्लेक्ट करेगा उसके लिए लॉ नहीं है सर। जो जिसको भनक है कि उसका क्या अधिकार है, जो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, लॉ उसके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन जो अधिकार भूल जाएगा, लॉ उसको हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, यही लिमिटेशन एक्ट भी समझा रहे हैं। और लिमिटेशन एक्ट का सबसे बड़ी खूबी क्या है जानते हो? बिकॉज वो चाहते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है जल्दी सल्टाओ, आप आपका प्रॉब्लम जल्दी सल्टाओ। मतलब अपना प्रॉब्लम को मतलब ऐसे मतलब रायता फैला के मत रखो कि बाद में देखेंगे क्या होगा, देरी नहीं करना है। लॉ आपका क्विक रिकवरी चाहता है, आपका प्रॉब्लम का क्विक रिकवरी चाहता है, तभी तो बोल रहे हैं क्विक एक्शन लो। आपका जैसे ही ड्यू डेट खत्म होता है, उसके बाद 3 साल का लिमिट दिया है आपको, उसके अंदर एक्शन लो। जितना जल्दी आओगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो ना वो गड़ा मुद्दा उखाड़ने का ना बहुत टाइम लग जाता है। फिर ऐसे करते करते सिंधु सभ्यता में पहुंच जाना पड़ेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ था वो भी देखना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं मेरा तो 10 साल का केस है, कोई आके बोलेगा भाई 10 साल क्या, मेरा 1000 साल पुराना केस है। अब कितना पुराना डेटा पे जाओगे? कब कौन किसको क्या किया था, लॉ कितना पागलपंती करेगा। हाँ, जज लॉयर कितना ढूंढेगा, मतलब लास्ट में वो लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन जाएगा। हाँ सर, आप लोग बात समझ रहे हो मेरा, कि कौन कब किसको लोन दिया था कि नहीं दिया था, कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इसका अता पता लगाने में तो कोर्ट का समय निकल जाएगा। आप बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? কিরে বল, বুঝতে পারলি কি পারলি না? हाँ सर। Yes, sir.
तो हियर इन दिस केस हमारा जो केस चालू हुआ था संपत, स्नेश एंड लॉयर अभिषेक का केस का कंक्लूजन क्या है? हियर इन दिस केस संपत हैज लॉस्ट द रेमेडी। संपत ने क्या खोया? संपत ने रेमेडी खोया। हाँ संपत, तूने क्या खोया? रेमेडी खोया। किस चीज का रेमेडी? रेमेडी टू फाइल शूट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। तुम कोर्ट का हेल्प नहीं ले सकते, ये तुम खो दिए सर। टू रिकवर मनी, टू रिकवर मनी, because the period of limitation that is 3 years in this case, that is 3 years in this case. हर केस में 3 साल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। 3 years has come to an end, वो खत्म हो गया था। मतलब 22 के बाद 23, 24, 25, ठीक है। अगर आप उसके अंदर 25 जनवरी के मतलब 1 जनवरी 2025 तक भी अगर पहुंच जाते ना कोर्ट में, तो भी कोर्ट आपका हेल्प करता, लेकिन और कोर्ट हेल्प नहीं करेगा। come to an end. And next point is, but संपद again, हर केस तो संपद से जुड़ा हुआ है। संपद still has a right. Sampad still has a right to get his money back. But that right cannot be, that right मतलब ये जो अधिकार है ना, अधिकार तो है, but this right cannot be enforced in a court of law. Cannot be enforced in a court of law. कोर्ट ऑफ लॉ में इसको एनफोर्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो आगे का कुछ बात करेंगे, स्टडी मैट पे जाएंगे। बोलो। सबको क्लियर है? संपद, अभिषेक बोलो। तो बेसिकली ये लिमिटेशन एक्ट इन योर स्टडी मैट, लाइक सीएस एग्जीक्यूटिव के जो मैट है वहां पर भी अगर आप देखोगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा लॉ को पढ़ते हो डिटेल्स में, द लॉ रिलेटिंग टू द लिमिटेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द लिमिटेशन एक्ट 1963 which prescribe different periods of limitation for suits, petitions मतलब केस फाइल करना और एप्लीकेशन डालना, जो भी करना चाहते हो। मतलब हर चीज में अलग अलग लिमिटेशन डाल दिया। मतलब ऐसा नहीं कि हर केस में 3 साल, किसी का नॉर्मली 3 से 12 साल का एक एरिया कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। बाकी केस टू केस वैरी भी कर सकता है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बट फिर भी कुछ रूल प्रैक्टिस में देखा जाता है। द एक्ट अप्लाइज टू ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स and some special criminal proceedings also, which can be taken in a court of law unless its application is excluded by any enactment. Limitation and compensation of delay. Limitation and compensation of delay are the two operative enactment in this quick disposal of cases. मतलब बेसिकली कोर्ट क्या चाहता है? कोर्ट चाहता है कि आपका केस जल्दी सॉल्व हो जाए। अगर आप 10 साल बाद आके बोलोगे, ठीक है, तो ये कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब 20 साल बाद आके बोलोगे तो और मुश्किल हो जाएगा। जितना देरी करोगे उतना मुश्किल। इसीलिए कोर्ट हमेशा चाहता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है आप टाइम पे आओ, ठीक है। देरी करोगे मुश्किल में आ जाएगा सर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी लेसन इज टू गिव क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू स्टूडेंट रिगार्डिंग द टाइम पीरियड विद इन विच द शूट कैन बी फाइल्ड एंड द टाइम अवेलेबल विद इन विच द पर्सन कैन गेट रेमेडी कन्वीनियंटली। आपको कितना जल्दी रेमेडी मिल जाए कोर्ट से डिफरेंट केसेस में, इसीलिए आपको लिमिटेशन एक्ट जानना भी चाहिए। और इसके बारे में कंपनी को मतलब एज ए कंपनी लॉयर
आपको इस केस को कंपनी में मैनेजमेंट को समझाने का भी जरूरत पड़ सकता है, बिकॉज सलमॉन्ट का कहना है द लॉ एज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, आपको जस्टिस दिलाना ही लॉ का सबसे बड़ा काम है। ठीक है, अगर लॉ जस्टिस नहीं दे पाएगा आपको, इसीलिए लॉ लिमिटेशन एक्ट बना के रखा है। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट का मतलब ये नहीं कि आपका राइट छीनना, लिमिटेशन एक्ट का मतलब ये है कि आपको जल्द से जल्द आपका अधिकार दिलाना। आप समझ रहे हो ना सर? The law relating to limitation is incorporated in the Limitation Act 1963, which prescribe different periods of limitation of suits, petition and applications. The act applies to all civil proceedings and some special criminal proceedings which can be taken in court of law unless its application is excluded by any enactment. The act extends to the whole of India except the states of Jammu and Kashmir. ठीक है, बट आई होप कि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगा। द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बार्स द रेमेडी ऑफ ए कोड ऑफ लॉ ओनली व्हेन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज एक्सपायर्ड बट इट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। आप समझ रहे हो ना सर? आपका ड्यू डेट एक्सपायर होने के बाद आपको रेमेडी नहीं मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका राइट छीन लिया जाएगा। that it cannot be enforced by judicial process. yes, judicial process से आपको वंचित किया जाएगा। इसका एक केस बना था सर, बॉम्बे डाइंग। आप लोग ये कंपनी का नाम जरूर सुने होंगे, बॉम्बे डाइंग का नाम सुने हो ना? अगर आप नॉर्मली ये बेड मटेरियल्स पे, बेडशीट वगैरह में बड़ा फेमस है ना? चादर फादर वाला है। हाँ, बेसिकली वेरी गुड सर। बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1958, सुप्रीम कोर्ट 328 का केस नंबर। इसमें फर्स्ट टाइम ये केस के बारे में डील हुआ था, बहुत जबरदस्त इसमें केस बना था। Thus, if a claim is satisfied outside the court of law after the expiry of period, अच्छा डेट एक्सपायर होने के बाद अगर आउटसाइड द कोर्ट में, मतलब कोर्ट के बाहर अगर केस सॉल्व हो जाता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, दैट इज नॉट इलीगल। अगर कोर्ट के बाहर आप सुलह कर लेते हो, जस्ट लाइक स्नेह संपद, उनके केस में जैसे हुआ था कि अगर संपद को पेमेंट करना है और पेमेंट पाना है और अगर स्नेह उसको पेमेंट वापस कर देता है, कोर्ट इसमें मतलब किसी भी तरह का इंटरप्रिटेशन, मतलब किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं करेगा। ठीक है, कोर्ट का कोई काम ही नहीं है इसमें। लेकिन अगर वो लोग आउट ऑफ कोर्ट डिसीजन ले लेता है, सुलह कर लेता है, ठीक है, तो इसमें कोई लीगलिटी नहीं है। ठीक है, computation of the period of limitation for different types of suits, the court in India are bound by the specific provision of the Limitation Act and are not permitted to move outside the ambit of these provisions. The act prescribes the period of limitation in articles in schedule to the act. In article of schedule to the Limitation Act, column 1, 2, 3 must be read together to give harmonious meaning and construction. आगे आगे बात करते हैं। The schedule containing the table showing the relevant article prescribing limitation period, इसका पूरा लंबा लिस्ट है, मैं आपको आगे बताता हूँ सर। अच्छा, लिमिटेशन, इसके बारे में ना, लिमिटेशन का बार मतलब आप समझ रहे हो ना, रोक लगा देना। सेक्शन 3 इसके बारे में एक्चुअली बताते हैं। सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी शूट, एनी एप्पल और एनी एप्लीकेशन इफ मेड बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ अ लिमिटेशन, मतलब जितने दिन के अंदर आपको करना चाहिए था लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से, अगर आप उसके बाद केस सू कर रहे हो, अपील कर रहे हो, एप्लीकेशन डाल रहे हो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट नॉट टू प्रोसीड विद सच सूट्स। कोर्ट इसको लेके आगे नहीं बढ़ेगा, irrespective of the fact whether the plea of limitation has been set up in defense or not. The provision of section 3 are mandatory. The court can suo moto, हाँ, कोर्ट अगर अपने मोशन में, suo moto का क्या मतलब होता है, अपने मोशन में टेक नोट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन, अगर कोर्ट चाहे तो अपने मोशन में लेके क्वेश्चन में ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कोर्ट क्या सोच रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर जो डिफेंस पार्टी है, अगर कोर्ट को लगता है कि उनके साथ कोई खराबी हुआ है, ठीक है, ऐसा केसेस अगर उनको दिखता है तो फिर वो obviously suo moto कर सकते हैं। The question whether suit is barred by the limitation should be decided on the facts as they stood on the date of presentation of the plaintiff. मतलब जिस दिन ये बात कोर्ट के सामने आएगा, उस पर्टिकुलर डेट में क्या फैक्ट है उसको देख के कोर्ट अपनी खुद भी डिसाइड कर सकता है। बट नॉर्मली देखो कि अगर एक्सपायरेशन के बाद आ रहा है, पीरियड कंप्लीट होने के बाद आ रहा है, तो नॉर्मली कोर्ट उस मैटर को लेके प्रोसीड ना भी कर सकता है। It is a vital section upon which the whole limitation act depends for its efficacy. यही एक जगह है कि कोर्ट क्या करेगा। एक्सपायर हो गया, ड्यू डेट निकल गया, उसके बाद एप्लीकेशन आ रहा है, उसके बाद प्ली आ रहा है, शूट कर रहा है कोई, एप्लीकेशन कर रहा है कोई, तो कोर्ट क्या करेगा, दैट इज द एफिकेसी ऑफ द पर्टिकुलर ये जो एक्ट है ना, लिमिटेशन एक्ट। The effect of section 3 is not to be deprived by the court of its jurisdiction. Therefore, decision of court allowing
a suit which had been instituted after the period prescribed is not vitiated for want of jurisdiction, a decree passed in a time barred suit is not a nullity. मतलब आपको बात ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि टाइम बर्ड हो गया तो कोई केस कर नहीं सकता, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। कोर्ट चाहे तो अपने ओन मोशंस में डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा सर, एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। अच्छा, आपको कॉज दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मानो कि कोई कोर्ट में एक्सपायरेशन के बाद आ रहा है, ड्यू डेट के बाद आ रहा है, जैसे हमारे केस में आया था ना 2025 तक संपत के पास टाइम था। समझ में आ रहा है सर, याद आ रहा है ना? 2025 तक संपत के पास टाइम था कि वो कोर्ट में केस कर सकता है। क्या संपत, टाइम था ना तुम्हारे पास? 2025 तक तुम्हारे पास टाइम था। तुम 2025 तक क्यों नहीं आए? 2020 को लोन दिए थे, 2022 को ड्यू डेट कंप्लीट हो गया था, 2 साल चलो ठीक है, 23 को आ जाते भाई, 24 को आ जाते। हाँ बोलो। প্রত্যেকটা কেসে বুঝবো কি করে, মানে লিমিটেশনটা 3 ইয়ার্স টু 12 ইয়ার্স যেটা আছে ওটা মানে বুঝবো কি করে কোনটায় কি রকম আছে? মানে এটাই ধরুন 3 ইয়ার্স এর আছে, এবার আদার মানে অন্য কেসগুলোতে তো 12 ইয়ার্স বা 6 ইয়ার এগুলো থাকতে পারে। यस लिस्ट है, आगे बताता हूँ, रुक जा, अभी लिस्ट दे दूंगा, घर में बैठे बैठे पढ़ते रहना, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि तुम टाइम पे क्यों नहीं आए, टाइम पे क्यों नहीं आए? सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ेगा आपको, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज आ गया सर। सेक्शन 5 अलाउज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन फॉर द डिले। क्यों डिले हुआ भाई? जैसे टीचर आपको पूछते हैं ना कि क्यों डिले हुआ, हाँ कभी कभी स्टूडेंट भी टीचर को पूछ देते हैं, सर आज क्लास देरी क्यों हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट, नॉर्मली स्टूडेंट देरी होते हैं तो टीचर ही पूछते हैं, है ना। डॉक्टर पूछते हैं पेशेंट को, इतना देरी से आने में मैं नहीं देखूंगा। कई बार डॉक्टर का भी देरी हो जाता है, तब पेशेंट नहीं पूछते। This is known for doctrine of sufficient cause for condonation of delay, which is embodied in Section 5 of the Limitation Act 1963. Section 5 provides that any appeal or any application other than an application under any of the provision of Order 21 of the Code of Civil Procedure 1908 may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfy the court. अगर कोर्ट को satisfy करता है, he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application with such period. मतलब सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से अगर कोई एप्लीकेंट या एपिलेंट कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि इस वजह से वो नहीं आ पाया, तो कोर्ट उसका केस ले सकता है इवन एक्सपायरेशन के बाद भी। It is clarified by the explanation appended to the section 5 that the fact the appellant or applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section. तो अगर कभी कभी ना कोर्ट का भी प्रॉब्लम हो जाता है, हाई कोर्ट का भी, ठीक है, कि उनसे भी कुछ गलती हो गया कि उनका केस हायर कोर्ट तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है, इस केस में भी उसको एंटरटेन किया जाता है। यहाँ पर एक बात किया है सर, व्हाट इज सफिशिएंट कॉज एंड व्हाट इज नॉट मे बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट व्हिच मिसलीड द एपेलेंट और हिज काउंसिल इज नॉट फाइलिंग द अपील शुड बी रिगार्डेड एज सफिशिएंट कॉज, ठीक है, हाई कोर्ट के थ्रू से कुछ गलती हो गया। इन सर्टेन केसेस मिस्टेक ऑफ काउंसिल में बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कंडोनेशन ऑफ डिले, बाय सच मिस्टेक मस्ट बी बोनाफाइड, मतलब आप सच्चे मन से वो गलती कर दी है, मतलब जानबूझ के नहीं, ठीक है, ऑनेस्टली गलती हो गया आपसे। रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय एडवोकेट कैन गिव राइज टू सफिशिएंट कॉज इन सर्टेन केसेस, ठीक है, तब एडवोकेट की गलती हो सकता है। मिस्टेक ऑफ लॉ इन एस्टैब्लिशिंग और एक्सरसाइजिंग ए राइट गिवन बाय लॉ में बी कंसीडर्ड एज सफिशिएंट कॉज, हाउएवर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। हाँ सर, ये बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। नॉट द नेग्लिजेंस ऑफ द पार्टी और द लीगल एडवाइजर, आपका लीगल एडवाइजर को पता नहीं है, आपको पता नहीं है, ठीक है, ये सफिशिएंट कॉज ना हो सकता है, ठीक है। Mistake of law in establishing or exercising the right given by law may be considered as sufficient cause. However, ignorance of law is not excuse, nor the negligence of the party or the legal advisor constitutes sufficient cause. Imprisonment of the party or serious illness of the party may be considered for condonation of delay. हो सकता है कि वो इलनेस पे है, हो सकता है कि वो जेल में था, डिफरेंट रीजन हो सकता है। Time taken for obtaining certified copies of the decree of the judgment necessary to accompany the appeal or application was considered to condoning the delay. Non-availability of the file of the case of state or council or panel lawyers is no ground for condonation of inordinate delay. Collector authorized chief settlement of commissioner versus दर्शन सिंह एंड अदर्स का एक केस बना था सर, जिसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइल ऑफ द केस टू द स्टेट काउंसिल के पास डेटा नहीं था, पैनल लॉयर्स के पास कुछ कॉन्डोनेशन डिले का रीजन था, ठीक है, इसके कारण देरी हुआ है।
तो अगर सही रीजन आप दिखा सकते हो ना तो आपका डिले कोर्ट मतलब उसको एक्सेप्ट कर सकता है। एलिमेंट ऑफ फादर ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डिफेंडेंट वाज लुकिंग आफ्टर हिम, पापा का कुछ तबीयत खराब था लेकिन उतना सीरियस भी नहीं है। हेल्ड टू बी सफिशिएंट एंड जेन्युइन कॉज बन सकता है लेकिन देखना पड़ेगा कि कितना जेन्युइन तबीयत खराब था। महेंद्र यादव वर्सेस रत्ना देवी का ऑल इंडिया रिपोर्टिंग का केस था ये, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट केसेस सामने आ सकता है सर, ठीक है, अगर आप सफिशिएंट कॉज दिखा पाते हो। द टेस्ट ऑफ सफिशिएंट कॉज इज प्योरली एन इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। देयरफॉर नो टू केसेस कैन बी ट्रीटेड अलाइक, कोई भी दो केस इक्वल नहीं हो सकता। The statute of limitation has left the concept of sufficient cause delightfully undefined, thereby leaving the court a well-intended discretion to decide the individual cases। मतलब कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ता है, हर एक केस अलग होता है। Whether circumstances exist establishing sufficient cause, there are no categories of sufficient cause. The categories of sufficient cause are never exhausted. Each case spells out unique experience to be dealt with by court as such। RB रामालिंगम वर्सेस RB भुवनेश्वरी 2009 का केस में ऐसा देखा गया था। हर केस अलग होता है, कोई भी दो केस को सिमिलरली डील नहीं करना चाहिए कोर्ट को, ठीक है। ये कोर्ट आपको क्लियर कट बताते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट एरिया था। और जैसे कि आप लोग बात कर रहे थे सर, मैं आपको लिस्ट बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको लिस्ट यहाँ पर शो करता हूँ जहाँ पर आपको पूरा का पूरा चला गया लिस्ट। ये देखो शेड्यूल दिखाई दे रहा है ना सर, पीरियड ऑफ लिमिटेशन দেখা যাচ্ছে, अच्छा ठीक है। ये देखो जैसे स्नेह अब सबके मन में चल रहा है सर कि किस केस में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर पूरा केस है। डिस्क्रिप्शन ऑफ शूट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड टाइम फ्रॉम व्हिच पीरियड बिगिंस टू रन। मतलब टाइम ऑफ रनिंग मतलब कब से आपका टाइम ऑफ रन चालू होता है। मतलब यहाँ पर एक ऊपर में केस था ना टाइम ऑफ रनिंग, ठीक है। तो मतलब कब से आपका केस रन चालू होता है कि आप केस शू करने के लिए रेडी हो, ठीक है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 3 पॉइंट में बांटा हुआ है। पार्ट 1 सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स, ठीक है। अगर अकाउंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, फॉर द बैलेंस ड्यू ऑन म्यूचुअल ओपन एंड करंट अकाउंट वेयर देयर हैव बीन रेसिप्रोकल डिमांड्स बिटवीन पार्टीज, ठीक है। मतलब एक दूसरे से इसको मिलेगा उसको मिलेगा, रेसिप्रोकल ड्यूज, ठीक है। 3 इयर्स का है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था डेटर क्रेडिटर का केस। द क्लोज ऑफ द ईयर इन विच द लास्ट टाइम एडमिटेड और प्रूव्ड इज एंटर्ड इन द अकाउंट, सच ईयर इज कंप्यूटेड एज इन दी अकाउंट। मतलब बेसिकली ड्यू डेट का बात कर रहा है कि जिस दिन आपका अकाउंट क्लोज होने के बाद आपका ड्यू डेट चालू होता है कि इसके अंदर आपको दे देना चाहिए था। अगेंस्ट ए फैक्टर फॉर एन अकाउंट, इसका भी 3 साल का है। when the account is during the continuance of the agency demanded and refused where no such demand is made when the agency terminate। मतलब एजेंसी खत्म जब हो जाता है उसके बाद अगर कोई एजेंसी लेके रखा था किसी का, ठीक है, तो अगर एजेंसी अकाउंट्स क्लोज कर रहा है तो उसका जो भी ड्यू है वो देना पड़ेगा। बट अगर वो देता नहीं है तो फिर उस केस में, ठीक है, by the principal against his agent for movable property received by the latter and not accounted for, इसका भी 3 साल, ठीक है। अगेन when the account is during the continuance of the agency demanded and refused to or where no such demand is made where the agency terminates, termination के बाद। other suits by principal against agents or neglect or misconduct, इसका भी 3 साल। for an account and a share of the profit for a dissolved partnership, पार्टनरशिप के केस में भी देख लो, जब पार्टनरशिप खत्म हो जाता है उसका भी 3 साल का लिमिटेशन लगा है। द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब जिस दिन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होगा उसके बाद से 3 साल के अंदर जो भी ड्यू वगैरह है, जिस पार्टनर को जो भी मिलना है फार्म से वो केस करे भाई, इसका भी 3 साल। सूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी, हाँ बोलो सर, हाँ बोलो बोलो। ম্যাক্সিমামটা স্যার 3 ইয়ার্সেরই আছে। हाँ 3 साल ही ज्यादातर है। 3 साल के बाद यहाँ पे चलो देख लेते हैं, तेरे मन में बहुत सवाल चल रहा है। ये देख 12 इयर्स, 12 इयर्स भी है सर, ठीक है, 30 इयर्स भी है, ठीक है। ये देखिए 12 है, 3 है, 30 इयर्स भी एक है सर, ठीक है, ठीक है। बाय ए मॉर्गेज फॉर फोरक्लोजर व्हेन द मनी सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज बिकम्स ड्यू, अगर मॉर्गेज का केस है तो 30 साल बाद भी तुम केस कर सकते हो। মানে স্যার আমি কোনো মর্গেজ রেখে যদি লোন নিই সেইটাতে 30 বছরের ইয়েতে ভ্যালিডিটি থাকে। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, उसको वापस लेने का, ठीक है। फॉर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज उसके लिए 12 স্যার साल। মর্গেজের উপরে 30 বছরেরই লাস্ট হয়। এই হলো স্যার ব্যাংক থেকে যদি কোনো কিছু মর্গেজ দিয়ে লোন দেওয়া হয় তাহলে हाँ हाँ 30 বছরের বিস্তার হয় না। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो इसी कारण तो লিমিটেশন অ্যাক্ট के कारण, এই জন্যই তো 30 বছর, ওই জন্যই তো ব্যাংক को ওটাই ফলো করতে হয়।
ठीक है। 12 ईयर्स का भी है, 30 ईयर्स का एक ही मिलेगा सर, बाकी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ठीक है। सूट्स रिलेटिंग टू ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी 12 साल का, 3 साल का, ठीक है। लंबा लिस्ट है सर, मैं पढ़ा के थक जाऊंगा। 60 डेज का भी है ठीक है, 30 डेज का भी है, 90 डेज का भी है, थर्ड डिवीजन में एप्लीकेशन का 10 दिन का भी है, 30 डेज का भी है, ठीक है। आप लोग चाहो तो घर पे इसको बैठे बैठे प्लीज रीड कर सकते हो, ठीक है। करोगे ना, किस केस में क्या क्या लिमिटेशन है, सब अलग अलग सिचुएशन देके रखा है। मतलब थर्ड डिवीजन में एप्लीकेशन, हम लोग स्टार्टिंग में जो पढ़े थे फर्स्ट डिवीजन था, ये थर्ड डिवीजन में एप्लीकेशन का बात आ रहा है सर। फिर यहाँ पर सर सूट्स फॉर विच देयर इज नो प्रेस्क्राइब पीरियड, ठीक है, जिसमें कोई प्रेस्क्राइब पीरियड बोला ही नहीं है, ठीक है। एनी शूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस शेड्यूल वेयर द राइट टू सू एक्रूज, मतलब जिस स्टेट में उसका सू एक्रू होता है तो 3 साल का नॉर्मली, तो जनरल 3 साल का रूल देखा जाता है। तो ये थोड़ा सा रीड करने से ना आपको आइडिया लग जाएगा कि डिफरेंट केसेस में क्या डिफरेंट सिचुएशन बनता है, ठीक है। हमारा सर এই চ্যাপ্টারে এইগুলোই। हाँ मेनली दिस इज ये चैप्टर यही है, मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया और ये लंबा लिस्ट अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपको ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ और तंग करने वाला है नहीं, छोटा चैप्टर है ऐसे। Depending upon the duration, period of limitation for different purpose may be classified as follows. Period of 30 years, the maximum period of limitation prescribed by the Limitation Act is 30 years and it is provided only for the 3 kinds of suit. Suits by mortgagors for the redemption of recovery of possession of immovable property mortgage, suit by mortgage for foreclosure and suit by on behalf of central government or any state government including the state of Jammu and Kashmir पे भी लग जाता है। Period of 12 years लग जाता है। A period of 12 years prescribed as a limitation period for various kinds of suit relating to immovable property, ट्रस्ट एंड एंडाउमेंट। एंड पीरियड ऑफ 3 साल लग जाता है। ए पीरियड ऑफ 3 years हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर सूट रिलेटिंग टू अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉमन सेंस में कुछ याद रखिएगा, जब बात आता है अकाउंट्स का, कॉन्ट्रैक्ट का, डिक्लेरेशन का, ठीक है। सूट्स रिलेटिंग टू डिक्री, डिक्री मतलब वही जब किसी ऑफिशियल वे में अगर कोई ऑर्डर निकलता है तो उसको डिक्री बोलते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट एंड सूट्स रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब केस में 3 साल का। ডিগ্রি মানে তো মানে কোনো বড় কারোর হাত দিয়ে আসা যেটা ওইটাই यस বলছেন यस তো। यस, कोई बड़े ऑर्डर, कोई ऑफिशियल ऑर्डर जो होता है सर, कोर्ट ऑर्डर, पुलिस ऑर्डर्स। पीरियड वेरिंग 1 to 3 years के बीच में भी कुछ वेरी करता है। द पीरियड फ्रॉम 1 to 3 years हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर सूट रिलेटिंग टू टॉर्ट। टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट आप लोग पढ़े हो ना सर, जिन्होंने ने टॉर्ट का क्लास किया उनको पता है, नहीं किया तो मैं बाद में कराऊंगा आप लोगों को टॉर्ट या फिर क्लास शेयर करूंगा। The period from 1 to 3 years has been prescribed for suit related to tort and other miscellaneous matters, suits for which no period of limitation is provided। जहां पर कोई रूल्स नहीं बोला गया है वहां 1 से 3 साल का रूल फॉलो करते हैं। पीरियड इन डेज वेरिंग बिटवीन 90 to 10 days, 10 दिन से लेकर 90 दिन का भी कुछ टाइम पीरियड डिफाइन किया गया है। The minimum period of limitation of 10 days is prescribed for application for leave to appear and defend a suit under summary procedure फ्रॉम ए डेट ऑफ सर्विस, मतलब जो छोटा मोटा प्रोसीडियरिंग केस चलता है उसके लिए कम से कम 10 दिन के टाइम मिलता है केस फाइल करने का, ठीक है। ऑफ द सामंस, सामंस के बाद फॉर अपील्स अगेंस्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय ए कोर्ट ऑफ सेशन और ए हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, द टाइम लिमिट इज 30 days। अगर किसी को डेथ सेंटेंस देता है तो उसको रीअपील करने के लिए 30 दिन का मौका मिलता है। फॉर अपील अगेंस्ट एनी सेंटेंस अदर देन ए सेंटेंस ऑफ डेथ, डेथ सेंटेंस छोड़ के अगर कोई दूसरा तरह का अगर मतलब ऑर्डर कोर्ट से आता है, द पीरियड इज 60 days टू द अपील टू हाई कोर्ट एंड 30 days टू अपील टू एनी अदर कोर्ट। हाई कोर्ट के केस में 60 दिन, बाकी कोर्ट के केस में 30 days। पीरियड टू लीव और टू अपील एज ए पॉपर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री, इसके केस में 60 दिन। और व्हेन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील इज मेड टू द हाई कोर्ट एंड 30 days टू एनी अदर कोर्ट। तो बेसिकली ये दिन का वेरिएशन दिया है। तो आप लोगों को मैं बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप लोग सबसे पहले ना ये पूरा एक्ट इंस्टीट्यूट के मैथ से एक बार गो थ्रू करें, ठीक है। ऑलरेडी मैंने मेन पॉइंट बताया, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया आप लोगों को। आप लोग क्या करोगे सर, जस्ट इंस्टीट्यूट के मैथ में जाके एक बार गो थ्रू करो, ठीक है। हर एक पॉइंट को एक बार गो थ्रू करो, अगर कोई पॉइंट में डाउट रहे आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लिया करो, ठीक है। और फिर इसी मैट के नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चंस को देखो और उसको सॉल्व करने का कोशिश करो, बट डोंट वरी, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का अलग से पूरा एक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग अगर क्वेश्चन आंसर रेडी करोगे तो आप लोगों का हो जाएगा, पर फिर भी क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है उसका एक आइडिया आप जरूर यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिमिटेशन एक्ट।
तो नेक्स्ट क्लास कोई और लॉ लेके आएंगे सर। স্যার ওই আপনার নোটসটা দেবেন না লিমিটেশন একটা আমার নোটস বলতে আমার আজকে আর কিছু নোটস নেই, আজকে আমি যেটা লিখিয়েছি খাতায় ওটাই। তারপরে স্যার ওই যেটা আলাদা করে পাঠান না আমি এই 7-8 পেজ যেটা বলছিলাম 8 পেজ 9 পেজ যেগুলো आज उसका ऐसा कोई नोट नहीं है फिलहाल, तो मैंने और कोई नोट इसके लिए रेडी नहीं किया, अगर रेडी करूंगा तो मैं भेज दूंगा। ঠিক আছে ठीक है, मैं समझ गया जो शॉर्ट नोट्स में हर एक एक्ट के लिए दिया, बट इसका जो भी मेन पॉइंट है वो मैंने एक्चुअली तुम लोगों को समझा दिया कॉपी में लिखा के, इसलिए इसके लिए और कोई नोट मैंने रेडी नहीं किया। अगर रेडी करूंगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा समरी नोट्स। ठीक है, সেইটা মেইন জিনিসটা হচ্ছে স্যার ওই মানে এই ধারাগুলো মানে মনে রাখতে হবে কোথায় কি হচ্ছে, কত বছরের হচ্ছে সেটা মনে রাখলেই হিসাব कितना साल का हो रहा है, ठीक है वो तो जानना ही है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेनली तुम्हें। देखो सर मतलब यहाँ से मेनली लिमिटेशन एक्ट का यूज पूछता है, ठीक है मैं आपको अभी बोला ना कि आप यहाँ से आप क्वेश्चंस को एक बार देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है पीरियड ऑफ लिमिटेशन वन स्टार्ट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ठीक है इन विच काइंड ऑफ शुड मैक्सिमम 30 इयर्स पीरियड प्रिस्क्राइब लिमिटेशन यूज होता है, मैंने आपको लास्ट में बताया। इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डेब्ट और इंटरेस्ट ऑन legacy, acquisition of ownership by possession, what is the sufficient cause of extension of time period under limitation act 1963। तो ये तो जस्ट कुछ सैंपल क्वेश्चंस है, ठीक है अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करूंगा धीरे धीरे, ठीक है तो जस्ट आप पहले लॉ को पढ़ो पहले, फिर क्वेश्चन आंसर करोगे, ठीक है पहले लॉ को जान लो एक बार, जैसे कि सारा का सारा लॉ चल रहा है ना एक एक करके, तो पहले सारा का सारा लॉ आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका काम क्या है क्लास करने के बाद इंस्टीट्यूट के मैट में जाके उसको गो थ्रू करना, ठीक है मैं अभी धीरे धीरे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको हर चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चंस भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना है। मैं क्वेश्चन आंसर के साथ ही आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोग ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर रेडी करते हुए अभी से रेडी हो जाओ, ठीक है बुझा कैसे? হ্যাঁ স্যার ओके ठीक है তাহলে আজকে এতটাই। ओके स्नेहेश अभिषेक बोल। ओके ঠিক আছে তাহলে গুড নাইট টাটা। গুড নাইট স্যার বাই ওকে টাটা।